हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। आज हम करने वाले हैं पार्ट 3 कक्षा 9 का इतिहास का, जिसका नाम है नाथसीवाद और हिटलर का उदय। और हम करने वाले हैं इसका पार्ट 3। फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, पहले वो जाकर देखना अगर आपने वो नहीं देखा तो। क्योंकि हम चैप्टर कहानी की तरीके से कर रहे हैं और हिस्ट्री लर्न करने का तरीका भी यही होता है कि इसको कहानी की तरह लर्न करो, तभी आपको चैप्टर अच्छे से समझ आएगा। तो फर्स्ट पार्ट पहले देखकर आना, फिर सेकेंड पार्ट फिर इस पे आना। ओके, तो कहानी में अभी तक हम देख चुके थे कि जी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, उसमें जर्मनी हार गया। ठीक है, और जर्मनी का जो राजा था उसने पोस्ट छोड़ दी कि भैया मैं तो जितवा नहीं पाया, तो उसने अपनी पोस्ट छोड़ दी सेल्फ रिस्पेक्ट के चलते। उसके बाद हमारे जर्मनी में एक लोकतंत्र स्थापित हो गया। ठीक है, वेइमार गणराज्य स्थापित हो गया, यानी लोकतंत्र व्यवस्था आ गई वहाँ पर बहुत सारे लोग उस लोकतंत्र व्यवस्था को पसंद नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हारने के बाद एक ट्रीटी हुई थी जिसका नाम था वर्साई की संधि। ठीक है, संधि हुई थी, एग्रीमेंट हुआ था जिसका नाम था वर्साई की संधि। उसमें बहुत सारी खराब चीज़ें लिखी हुई थी और जो वेइमार गणराज्य था उसने उस पर साइन कर दिया, जो लोकतांत्रिक सरकार थी उसने उस पर साइन कर दिया। इसलिए जो नॉर्मल लोग थे वो उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा थे कि आपने साइन क्यों करा, ये आप दोगे क्या लैंड वगैरह, ये कोयला वगैरह अब देना पड़ेगा क्योंकि आपने साइन कर दिया। तो इसलिए बहुत सारे लोग पसंद नहीं करते थे। ठीक है, तो इतने सारे पैसे भी पे करने थे जर्मनी को, ऊपर से क्या आ गया, ग्रेट डिप्रेशन आ गया, आर्थिक तंगी आ गई, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो था वो जर्मनी पे पड़ा। ठीक है, वैसे ये जो आर्थिक मंदी थी अमेरिका से स्टार्ट हुई। अमेरिका की जो स्टॉक एक्सचेंज है ना, ठीक है, जो वहाँ की सट्टा बाजार है वो एकदम से क्रैश कर गया, जिसकी वजह से जो अमेरिका था वो जर्मनी की हेल्प नहीं कर पाया, उससे लोन सारे के सारे वापस ले लिए और जर्मनी की हालत बद से बदतर हो गई, बेरोज़गारी बढ़ गई, बहुत कुछ हो गया। और सबसे बड़ी बात है कि ये सब होने के बाद जो लोग थे उनको लग रहा था कि यार ये लोकतांत्रिक सरकार कुछ ना कुछ करेगी, बट वो लोकतांत्रिक सरकार भी कुछ नहीं कर पा रही थी। ठीक है, और यहीं से जन्म होता है हिटलर का। बहुत सारी प्रॉब्लम थी जर्मनी के अंदर, जो प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व नहीं कर पा रही थी सरकार, और यहीं से ही उदय होता है हमारे नेक्स्ट टॉपिक का, दैट इज़ हिटलर का उदय। ठीक है, तो सबसे पहले तो यार ये हिटलर था कौन? ठीक है, कहाँ से पैदा हुआ और कब पैदा हुआ और इसने ऐसा क्या किया कि लीडर बन गया, क्या ये राजा था, ये सारी की सारी बातें इसके बारे में पहले हम देखते हैं। ठीक है, अर्थव्यवस्था, राजनीति और समाज में गहराते जा रहे इस संकट ने हिटलर के सत्ता में पहुंचने का रास्ता साफ कर दिया। आपको पता ही है, अर्थव्यवस्था खराब थी, राजनीति भी, जैसे कि वो स्पार्टकस लीग और वेइमार रिपब्लिक में लड़ाई चल रही थी, समाज में बहुत ज़्यादा आक्रोश था क्योंकि बेरोज़गारी बहुत बढ़ी हुई थी, और इसी सब के चलते हिटलर का उदय हुआ क्या? पहले तो हिटलर के बारे में जान लेते हैं। एक्चुअल में हिटलर जो पैदा हुआ था वो 1889 में पैदा हुआ था ऑस्ट्रिया के अंदर। अब आप बोलोगे सर जर्मनी की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, ये लीडर बना, एक तरह से डिक्टेटर बना, तानाशाह बना हिटलर जर्मनी का, और ये पैदा ऑस्ट्रिया में हुआ, ऐसे कैसे? एक्चुअल में जब राजा रानी के अंदर आता था ना, कैजार विलियम था राजा, याद है आपको? तो ऑस्ट्रिया का जो हमारा ऑस्ट्रिया बिल्कुल साथ पड़ता है जर्मनी के, तो उसका जो कल्चर था वो बिल्कुल जर्मनी से मिलता जुलता था, बहुत ज़्यादा ट्रेड वगैरह होता था, लोगों का आना जाना होता था। तो हिटलर का जो एक आप कह सकते हो इन्फ्लुएंस था, ठीक है, उसके दिमाग में इन्फ्लुएंस था, वो हमारे जर्मनी का भी बहुत था। देशभक्ति जो थी, पेट्रोटिज्म था, वो जर्मनी के लिए भी था। ठीक है, तो 1889 में ये ऑस्ट्रिया के अंदर पैदा हुआ। युवा अवस्था में यानी अपनी जो जवानी उसने बहुत ही ज़्यादा गरीबी में बिताई, बचपन आप कह सकते हो। उसके बाद है ना, हिटलर जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ 1914 टू 18 में, तो उस टाइम है ना हिटलर जो था फौज में उसने अपना नाम लिखवा लिया बेरोज़गारी के चलते। ठीक है, और उसने किसका काम किया? एक संदेशवाहक का। संदेशवाहक का मतलब होता है कॉर्पोरल, कॉर्पोरल का मतलब होता है जो एक जगह की जानकारी दूसरी जगह पहुंचाता है। क्योंकि उस टाइम जो है लड़ाई चल रही थी, तो सैनिकों उस टाइम तो ऐसे रेडार वगैरह इतना ज़्यादा नहीं होता था, ठीक है, टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस नहीं थी। तो जो हिटलर था वो एक संदेशवाहक की तरह के, एक जगह का संदेश दूसरी जगह पहुंचाता था। एक जगह मिलिट्री लगी हुई है तो के वहाँ पर बम फट रहे हैं, ये वाली जानकारी दूसरी जगह पहुंचाता था, ये काम होता था उसका। और आपको पता ही है बड़ा डेंजरस काम है, पकड़ा गया तो सीधा गुद्दी नाप दी जाएगी। तो इसलिए हिटलर को उसकी बहादुरी के लिए बहुत सारे तमगे भी मिले थे। ठीक है, जब जर्मनी हार गया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तो सबसे ज़्यादा बुरा लगा था हिटलर को। ठीक है, जर्मनी की हार ने उसे हिला कर रख दिया। परंतु जब वर्साई की संधि हुई तो उसे आग बबूला कर दिया उस वर्साई की संधि ने। हिटलर भी बहुत ज़्यादा परेशान था, बहुत ज़्यादा गुस्सा था कि जी ये हमारी जो वेइमार रिपब्लिक आई है राजा के हटने के बाद, इसने वेइमार की संधि पे साइन क्यों किया, सॉरी वर्साई की संधि पे साइन क्यों किया? इसलिए जो हमारा हिटलर था वो बहुत ही ज़्यादा आग बबूला था। उसके बाद जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया 1918 में, तो उसके एक साल बाद हिटलर ने एक पार्टी ज्वाइन कर ली जिसका नाम था जर्मन वर्कर्स पार्टी। याद रखना ये बात, जर्मन वर्कर्स पार्टी ज्वाइन कर ली थी उसने। और हिटलर की एक खासियत थी, हिटलर बोलने में बहुत ज़्यादा अच्छा था, बहुत ज़्यादा अच्छा था। वो लोगों में आक्रोश भर देता था, जोश भर देता था। और इसी की बोलने की बातें, यानी जैसे ये बोलता था, उसी की वजह से उसे कुछ ही टाइम में जर्मन वर्कर्स पार्टी
पार्टी का एक बड़ा लीडर बना दिया गया, ठीक है। और बाद में जर्मनी के ये जो जर्मन वर्कर्स पार्टी थी, हिटलर ने उसका नाम चेंज करके नेशनल सोशलिस्ट पार्टी कर दिया, और यही पार्टी है नाज़ी। समझ रहे हो, जो आपका चैप्टर का नाम है ना नाजिज्म, तो ये नाज़ी पार्टी से ही रिलेटेड है। तो हिटलर ने जो पार्टी ज्वाइन करी थी जर्मन वर्कर्स पार्टी, उसका नाम चेंज करके उसने नेशनल सोशलिस्ट पार्टी रख दिया था, उसी को हम नाज़ी पार्टी कहते हैं। तो जो आपका चैप्टर का नाम है ना नाजिज्म, तो नाजिज्म नाज़ी पार्टी की सोच को ही नाजिज्म बोला जाता है, ठीक है। और इस संगठन पर पूरा नियंत्रण जो था वो हिटलर का था। अब हिटलर ने सोचा यार कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, बहुत बुरी हालत है, और वो पार्टी का लीडर था, उसने सोचा यार कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ऑल्दो वो सरकार में नहीं था, वाइमार रिपब्लिक में नहीं था, वो सिर्फ एक पार्टी थी, बहुत ही कम लोग उसको सपोर्ट करते थे, बट फिर भी उसने सोचा, देशभक्ति की भावना थी उसमें, उसने सोचा यार कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और उसने सोचा कि अगर मेरे को जर्मनी के अंदर कुछ बड़ा करना है ना, मतलब अगर सब कुछ करना है, जर्मनी के अंदर सब कुछ सही करना है, तो मेरे को एक बड़ी पोस्ट पे जाना पड़ेगा, मेरे को तानाशाह बनना पड़ेगा, यहाँ एक बड़ा लीडर बनना पड़ेगा, तभी मैं जर्मनी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाऊंगा। और उसके लिए उसने सोचा कि सबसे पहले तो जो लोकतांत्रिक व्यवस्था उसको हटाना पड़ेगा, तभी तो मैं तानाशाह राजा बनूंगा, एक तरह से राजा तानाशाह बनूंगा। तो इसलिए 1923 में, यानी पार्टी ज्वाइन करने के ऑलमोस्ट 4 साल बाद, हिटलर ने बवेरिया पर कब्जा करने, बर्लिन पर चढ़ाई करने और सत्ता पर कब्जा करने की योजना बनाई। एक्चुअल में अब बवेरिया ना बिल्कुल बर्लिन के पास है, ठीक है, आप मैप में दिख रहा होगा आपको, एक जगह बर्लिन है और एक जगह बवेरिया। तो उसने सोचा कि बवेरिया पे पहले कब्जा करेगा हिटलर ने सोचा बवेरिया पे पहले कब्जा करूंगा मैं, फिर यहाँ से बिल्कुल एक मार्च निकालूंगा बर्लिन की तरफ, और बर्लिन में जो पार्लियामेंट है, रिक्सटैग है, वहाँ से सारे के सारे जितने भी लीडर उनको हटा के मैं वहाँ पर अपना राज कायम कर दूंगा, ठीक है। पर वो अपनी योजना में असफल हो गया। जैसे ही वो बवेरिया पहुंचा और बाहर से बाहर निकला, मतलब बाहर में थे वो सारे के सारे, बाहर से बाहर निकला, पुलिस वालों ने उसे पकड़ लिया कि भैया तू साजिश कर रहा है ना कि तू वाइमार रिपब्लिक को हटाएगा, सरकार को हटाएगा, आजा तेरे को जेल की हवा खिलाते हैं। तो उसको पकड़ के जेल में डाल दिया और उस पर आरोप लगा देशद्रोह का, ठीक है। ऑल्दो वो देशभक्त था, बट उस पर आरोप लगा देशद्रोह का, क्योंकि उसने सरकार के विरुद्ध कुछ किया था, ठीक है। बट कुछ समय बाद ही उसको रिहाई मिल गई, वो रिहा हो गया। और हिटलर को एक बात तो अब अच्छे से समझ आ चुकी थी कि भैया अगर मैं ऐसे क्रांति वगैरह करूंगा ना, मार्च वगैरह निकालूंगा, तो कुछ ना होना, तो फिर से मेरे को जेल में डाल देंगे। तो इसलिए उसने सोचा मैं दूसरा तरीका अपनाता हूँ। उसने सोचा कि यार मैं चुनाव लड़ता हूँ, ठीक है। उसके बाद 5 साल बाद 1923 में जब वो बवेरिया का कांड हुआ था, उसके 5 साल बाद हिटलर ने क्या किया कि जर्मन की जो नाज़ी पार्टी थी, उसने जर्मन के संसद के लिए, ठीक है, जिसका नाम था रिक्सटैग, याद है ना, जर्मन के संसद का नाम रिक्सटैग था, उसके लिए उसने चुनाव लड़ा। तो जो हिटलर था उसकी पार्टी को मिले सिर्फ 2.6% वोट, ठीक है। आप देख सकते हो सिर्फ 2.6% वोट मिले थे उसको 1928 में। पर उसी के 4 साल बाद जब दोबारा इलेक्शन हुए ना रिक्सटैग के, तो हिटलर को 1932 में 37% वोट मिले, और जो नाज़ी पार्टी थी उस टाइम की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। अब इस टाइम के बीच में ऐसा क्या हुआ जी, जिसकी वजह से हिटलर को इतना ज़्यादा सपोर्ट मिल गया, सीधा 2.6% से सीधा 37%, और लार्जेस्ट पार्टी बन गई वो जर्मनी की। इसी के बारे में हम देखने वाले हैं। तो आपको पता है कि इस टाइम के बीच में क्या हुआ था, 1929, याद आ रहा है, आर्थिक मंदी आई थी नहीं आई थी। तो देखो 1929 के बाद बैंक दिवालिया हो चुके थे, आर्थिक मंदी आ चुकी थी, बैंक दिवालिया हो चुके थे, काम धंधे बंद होते जा रहे थे, मजदूर बेरोजगार हो रहे थे, और मध्य वर्ग को लाचारी और भुखमरी का डर सता रहा था। उसको लग रहा था भैया हम तो गरीब हो जाएंगे, जो मिडिल क्लास के लोग थे। उसी समय नाज़ी प्रोपेगेंडा में लोगों को एक बेहतर भविष्य की उम्मीद दिखाई देती थी। अब है ना अब नाज़ी पहले तो प्रोपेगेंडे का मतलब समझ लो। प्रोपेगेंडे का मतलब होता है कि जनमत को प्रभावित करने के लिए किया जाने वाला एक खास तरह का प्रचार, पोस्टर से, फिल्मों से, भाषण आदि के माध्यम से। इसका मतलब क्या है, आपको पता है 1929 में जो लोग थे बड़ा परेशान थे जर्मनी के, तो नाज़ी ने प्रोपेगेंडा करना स्टार्ट कर दिया, पोस्टर लगाना स्टार्ट कर दिए, फिल्म दिखाने स्टार्ट कर दी, भाषण देने स्टार्ट कर दिए कि जी हम सुधारेंगे आपकी कंडीशन। 1929 में उसने ऐसे करना स्टार्ट कर दिया। और इसी में जो नाज़ी पार्टी का सबसे बड़ा लीडर कौन था, हिटलर ने तो भैया तहलका मचा दिया। आपको पता ही वो बोलने में कितना अच्छा था, ठीक है, तभी तो वो इतनी जल्दी लीडर बन गया था नाज़ी पार्टी का, है ना। पहले तो जर्मन वर्कर्स पार्टी का उसने नाम भी चेंज कर दिया और लीडर भी बन गया, और उसने इसका फ़ायदा उठाया। उसने ऐसी ऐसी स्पीचें दी कि लोगों में जोश भर दिया, बिल्कुल हिलाकर रख देता था वो लोगों को। वह अपने भाषण में एक शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना, वर्साय की संधि में हुई नाइंसाफ़ी के प्रतिशोध और जर्मन समाज की खोई हुई प्रतिष्ठा वापस दिलाने का आश्वासन देता था। हिटलर ने बिल्कुल जर्मनी के लोगों की जो दुखती रग थी ना, उस पर हाथ लगा दिया, ठीक है,
क्योंकि जो जर्मनी के लोग थे, पहली बात तो वो परेशान थे, ठीक है। किस लिए परेशान थे कि बहुत कमज़ोर पड़ गया था जर्मनी, क्योंकि बेरोज़गारी वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। दूसरी बात है, बहुत सारे लोग, आपको पता है, वर्साई की संधि से परेशान थे। तीसरी बात है, लोगों की इज्जत भी जा रही थी। अब जर्मनी की कोई इज्जत नहीं रही थी। लोग सोचते थे कि यार ये तो हारी हुई कंट्री है। और हिटलर ने जो भाषण दिए उसमें उसने बोला कि भैया मैं सब खत्म कर दूंगा, दोबारा से जर्मनी को एक ताकतवर कंट्री बनाऊंगा, वर्साई की संधि को दोबारा से हटा दूंगा मैं, ठीक है, चाहे मेरे को कुछ भी करना पड़े मैं हटा दूंगा। और आपका जो रिस्पेक्ट है, जर्मनी की जो रिस्पेक्ट है, वो दोबारा लेकर आऊंगा, ठीक है। उसका वादा था कि वह बेरोजगारों को रोजगार और नौजवानों को एक सुरक्षित भविष्य देगा। उसने कहा कि सब बेरोजगारों को मैं रोजगार दूंगा और साथ ही में जितने भी नौजवान हैं ना, उनका भविष्य सुधार दूंगा मैं। उसने आश्वासन दिया कि वह देश को विदेशी प्रभाव से मुक्त कराएगा और तमाम विदेशी साजिशों को मुंह तोड़ जवाब देगा। यानी जो भी हमारे देश के प्रति एक खराब सोच रख रहे हैं ना, जो हमारे देश पे हमला करने की सोच रहे हैं, हमारे देश को छोटा दिखाने की सोच रहे हैं, कोई भी देश, उन सब से मैं बदला लूँगा, उन सबको मुंह तोड़ जवाब दूंगा। अब जो लोग थे वो उसके इन्फ्लुएंस में आ गए, क्योंकि एक तो बड़ी बड़ी मार्च निकालता था वो, बहुत बड़े बड़े डायलॉग बोलता था वो, बहुत बोलने में तो आपको पता ही इतना अच्छा था, फिल्में दिखाई जाती थी, पोस्टर लगाए जाते थे, लोग अब पूरा जर्मनी उसके बारे में बात कर रहा था, ठीक है। और आपको पता ही है फिर नाची प्रोपेगेंडा, नाचियों ने तो प्रोपेगेंडा चला रखा था। नाची पार्टी बड़ी बड़ी रैलियां निकालती थी, जनसभाएं आयोजित करती थी, ठीक है। स्वास्तिक छपे, स्वास्तिक पता है ना आपको, स्वास्तिक छपे, लाल झंडे, नासिक सैल्यूट, मतलब आपको स्वास्तिक पता है ना, एक स्वास्तिक होता है हमारा, तो वो टेढ़ा सा थोड़ा स्वास्तिक, उसका यूज़ करता था और लाल झंडे पे लगाता था उसको, साथ में एक नाजी सैल्यूट होता था हाथ आगे करके, ठीक है। और भाषणों के बाद खास अंदाज में तालियां की गड़गड़ाहट, सारी चीज़ें शक्ति प्रदर्शन का हिस्सा थी। ये जो भी चीज़ें हो रही थी ना, सारी की सारी चीज़ें शक्ति प्रदर्शन का हिस्सा थी। जो नाज़ी थी वो बताना चाहता था, जो नाज़ी पार्टी थी वो बताना चाहती थी कि जो हिटलर बहुत ताकतवर है और यही आपको अंधेरे से बाहर निकालेगा। देखो ये लाइन भी लिखी हुई है, नाज़ियों ने अपने धुआंधार प्रचार के जरिए हिटलर को एक मसीहा, एक रक्षक, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में पेश किया जिसने मानव जनता को तबाही से उबारने के लिए ही अवतार लिया है। मतलब अब नाज़ी ने ऐसे प्रोपेगेंडा किया, मतलब इतनी बड़ी बड़ी रैलियां निकाली कि लोगों को भी विश्वास हो गया कि भैया यही आदमी है जो हमें बाहर निकालेगा इस प्रॉब्लम से। और उसके बाद जब 1932 में इलेक्शन हुए तो फिर पता ही है आपको, हिटलर को तो बेहिसाब वोट मिले, 37% वोट मिले। क्यों वोट मिले? नाज़ी प्रोपेगेंडा की वजह से। जो एक तो बोलने में तो अच्छा था ही हिटलर, और साथ में जो नाज़ी पार्टी थी वो भी बहुत बड़े लेवल पर प्रचार कर रही थी, जिसकी वजह से हिटलर के पास इतने सारे वोट आए। 37% लोगों ने नाज़ी पार्टी को वोट दिया। अब उसके बाद क्या हुआ? लोकतंत्र का ध्वंस। अब आप देखना, क्योंकि हिटलर जो था उसके पास बहुत सारे वोट तो आ गए थे, बट उसका प्लान क्या था? वो क्या एक लीडर बनना चाहता था? नहीं, वो तो वहां का तानाशाह बनना चाहता था। वो तो ये चाहता था कोई लोग, क्योंकि लोकतंत्र में है ना, आपको लोगों से पूछना पड़ता है कि जी क्या करूं क्या करूं। बट हिटलर क्या, हिटलर तो ये चाहता था कि सब कुछ हट जाए, जो मैं बोलूं वही हो, ठीक है। अब हुआ क्या देखना, तो अब वो है ना धीरे धीरे थोड़ा लीडर तो बन गया, वो लीडर बन गया, बट उसको तानाशाह बनना था। तो अब देखो वो लोकतंत्र को बिल्कुल ध्वंस कर देगा, यानी हटा देगा। क्या करा उसने देखना, 30 जनवरी 1933 को राष्ट्रपति हिंडनबर्ग, क्योंकि वैसे तो एक राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति के पास पावर नहीं होती, ठीक है, जैसे हमारे देश में ना राष्ट्रपति, वैसे ही राष्ट्रपति जर्मनी में भी होता है, बट उसके पास इतनी पावर नहीं होती, ठीक है। तो हिंडनबर्ग एक बंदा था, ठीक है। 30 जनवरी 1933 को इलेक्शन होने के बाद हिंडनबर्ग जो था, जो राष्ट्रपति था जर्मनी का, उसने देखा जी सबसे ज़्यादा वोट किसको मिले हुए हैं? नाज़ी पार्टी को। तो इसलिए हिटलर को चांसलर का पदभार संभालने का न्योता दिया। यह मंत्रिमंडल का सबसे शक्तिशाली पद था, ठीक है। जो हमारा हिंडनबर्ग था उसने देखा जी नाज़ी पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिले हुए हैं, ठीक है। तो उसने देखा नाज़ी पार्टी का सबसे बड़ा लीडर कौन है? हिटलर। तो उसने है ना हिटलर को पोस्ट दे दी कि भैया आप चांसलर बन जाओ। और चांसलर ही होती है सबसे बड़ी पोस्ट, जैसे हमारे इंडिया में प्राइम मिनिस्टर होता है ना, सबसे बड़ी, जो प्राइम मिनिस्टर बोलता है वही करता है, वही होता है। वैसे ही चांसलरशिप था वहाँ पर जर्मनी के अंदर, और ये पोस्ट हमारे हिटलर को दे दी गई। अब हिटलर तो मना करेगा नहीं, हिटलर तो यही चाहता था ना, पहले तो वो एक बड़ा लीडर बनना चाहता था, फिर तानाशाह बनेगा। अब देखना, तब तक नाज़ी पार्टी रूढ़िवादियों को भी अपने उद्देश्यों में जोड़ चुकी थी। अब ये रूढ़िवादी कौन लोग होते हैं? रूढ़िवादी वो लोग होते हैं जो पुरानी उस चीज़ों में विश्वास रखते हो। जैसे कि पहले क्या चल रहा था जर्मनी के अंदर, राजा रानी वाला सिस्टम ना, तो जो नाज़ी पार्टी थी उन्होंने रूढ़िवादी लोगों को अभी मिला लिया था। बहुत सारे रूढ़िवादी लोग थे, उनको पसंद नहीं था ये लोकतंत्र व्यवस्था, बट नाज़ी पार्टी ने बोला कि टेंशन मत लो, ये जो हमारा हिटलर है ये खत्म कर देगा ये सारा लोकतंत्र, टेंशन मत लो, आप हमारा साथ दो। तो रूढ़िवादियों ने भी नाज़ी पार्टी का साथ देना स्टार्ट कर दिया। सत्ता हासिल करने के बाद हिटलर ने लोकतांत्रिक शासन की संरचना और संस्थाओं को कुचलना शुरू कर दिया। अब अपने
सही रंग दिखाना स्टार्ट कर दिया हिटलर ने सोचा कि भैया अब लोकतंत्र तो मैं बन गया, मैं लोकतंत्र का सबसे बड़ा लीडर बन गया, चांसलर, बट मेरे को ये नहीं बनना, मेरे को तो एक ऐसा तानाशाह बनना है जो मैं बोलूँ वो हो जाए, मेरे को किसी से बातचीत करने की, किसी से सलाह लेने की ज़रूरत ना पड़े। और उसके बाद है ना एक ऐसी चीज़ हुई जिसका सबसे ज़्यादा फायदा हुआ हिटलर को। अब ऐसी क्या चीज़ हुई देखो, फरवरी माह में जर्मन भवन में हुए रहस्यमयी अग्निकांड से उसका रास्ता और आसान हो गया। अब हुआ क्या, एक है ना आग लग गई, जर्मन के भवन में आग लग गई जहाँ पर हिटलर वगैरह था। तो अब है ना हिटलर, वैसे बोला जाता है कि ये आग हिटलर ने लगाई थी, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि फिर उसके बाद है ना हिटलर ने या नाची पार्टी ने कानून बनाया जिसका नाम था अग्नि अध्यादेश, जिसको फायर डिक्री बोला जाता था 28 फरवरी 1933 को। ठीक है, उसके जरिए उस कानून के अंदर, उस अध्यादेश के अंदर क्या लिखा हुआ था कि अभिव्यक्ति की आज़ादी, प्रेस की आज़ादी, सभा करने की आज़ादी, नागरिक अधिकार, सबको अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया गया कि सब बंद कर दो। क्योंकि हिटलर को एक बात पता थी कि मान लो मैं एकदम से अचानक से अगर तानाशाह बन जाऊंगा ना तो लोग मेरे खिलाफ आवाज़ उठाएंगे और बोलेंगे कि जी इसको हटाओ। तो इसलिए उसने सबसे पहले तो लोगों की आवाज़ बंद करी, और लोगों की आवाज़ बंद करने के लिए उसने खुद के जर्मन के भवन में आग लगवा दी और बोला कि जी ये तो अपोजिशन ने करवाई है और वो मेरे को मारना चाहते हैं, तो इसलिए ना जो भी मेरे खिलाफ साजिश हो रही है ना उसको बंद करो। उसने अभिव्यक्ति की आज़ादी बंद कर दी, कोई भी उसके खिलाफ नहीं बोल सकता था, प्रेस की आज़ादी बंद कर दी, सब कुछ बंद कर दिया उसने, नागरिकों के अधिकार भी छीन लिए। ठीक है, और उसके बाद हिटलर ने क्या किया, उसने अपने कट्टर शत्रु जो कि कम्युनिस्ट थे उनको निशाना बनाया और कम्युनिस्ट को रातों रात कंसंट्रेशन कैंप में बंद कर दिया। कंसंट्रेशन कैंप क्या होते हैं, ऐसे स्थान जहां बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के लोगों को कैद में रखा जाता था। यह कंसंट्रेशन कैंप बिजली का करंट दौड़ते कटीले तारों से घिरे रहते थे। एक कंसंट्रेशन कैंप होता था, ठीक है, जहां पर लोगों को रखा जाता था, कानून की प्रक्रिया से ही लोगों को रखा जाता था। ठीक है, और बहुत बुरी हालत होती थी वहाँ पर, और उसके आसपास फेंसिंग होती थी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की फेंसिंग होती थी वहाँ पर। ठीक है, तो जो हिटलर था उसने अपने कट्टर दुश्मन जो कि कम्युनिस्ट कौन थे, याद है ना आपको, थोड़ा याद आ रहा है आपको कम्युनिस्ट, ये जो याद आया होगा आपको, जो हमने पढ़ा था एक स्पार्टसस लीग जो पार्टी थी उसका नाम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी हो गया था ना। तो जो स्पार्टसस लीग थी वो कम्युनिस्ट सोच की थी और वो नहीं चाहती थी कि भैया ना तानाशाह रहे, ठीक है, और ना ही लोकतंत्र रहे, वो दोनों को ही पसंद नहीं करते थे कम्युनिस्ट लोग। वो तो सोचते थे कि जी एक सोवियत स्टाइल की गवर्नमेंट आनी चाहिए। बट जो हिटलर था वो तो तानाशाह बनना चाहता था, तो उसने सबसे पहले सब कम्युनिस्ट की गुद्दी नापी और कहा भैया चलो कंसंट्रेशन कैंप में जाओ आप। तो सबको कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिया। अब रास्ता साफ, मतलब जर्मनी में अब हिटलर के खिलाफ आवाज़ उठाने वाला कोई भी नहीं था। उसी के बाद हिटलर ने भैया तानाशाह का पूरा एक अधिनियम ले आया हिटलर। ठीक है, 3 मार्च 1933 को प्रसिद्ध विशेष अधिकार अधिनियम जिसका नाम था अनेबलिंग एक्ट पारित कर दिया गया। इस कानून के जरिए जर्मनी में बाकायदा तानाशाही स्थापित कर दी गई। इस कानून के जरिए जर्मनी में बाकायदा तानाशाही स्थापित करिए, मैंने दो बार लिखा है, आप एक ही बार लिखना, ठीक है, आई एम रियली सॉरी। ठीक है, इस कानून ने हिटलर को संसद को हाशिए पर धकेलने और केवल अध्यादेशों के जरिए शासन चलाने का निरंकुश अधिकार प्रदान कर दिया। 3 मार्च 1933, डेट भी याद रखना यार, एग्जाम में आ जाती है एक मार्क्स में। ठीक है, 3 मार्च 1933 को पहले तो फायर डिक्री लेकर आया, फायर डिक्री पे सारे के सारे जो अधिकार थे वो खत्म कर दिए, और उसके बाद 3 मार्च 1933 को जो नाजी पार्टी थी एक एक्ट लेकर आई जिसका नाम था अनेबलिंग एक्ट। उसके बाद जितने भी पार्लियामेंट थे ना सबको बंद कर दिया, और एक अध्यादेश, यानी अब जो भी हिटलर बोलता वही होता, और हिटलर अब सच में एक तानाशाह बन चुका था जर्मनी का। ठीक है, नाजी पार्टी के अलावा सभी राजनीतिक पार्टियां और ट्रेड यूनियन पर पाबंदी लगा दी गई। अब है ना हिटलर तो बन गया था भैया, तानाशाह बन गया था, तो उसने नाजी पार्टी के अलावा जितनी भी राजनीतिक पार्टी थी ना उन सब पे प्रतिबंध लगा दिया, जितने भी ट्रेड यूनियन थे उन सब पे प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, जो भी हिटलर का साथ देते थे सिर्फ उन्हीं को रहने दिया, बाकी सबको बंद करवा दिया। अर्थव्यवस्था, मीडिया, सेना और न्यायपालिका पर राज्य का पूरा नियंत्रण स्थापित हो गया। राज्य क्या, अब तो राज्य पूरा हिटलर था, हिटलर ही था ना पूरा पावर में, तो सब कुछ अब हिटलर और नाजी पार्टी के कंट्रोल में था। अर्थव्यवस्था भी, मीडिया भी, सेना भी, न्यायपालिका भी। ठीक है, पूरे समाज को नाजियों के हिसाब से नियंत्रण और
व्यवस्थित करने के लिए विशेषकर निगरानी और सुरक्षा दस्ते गठित किए गए। अब है ना, हिटलर थोड़ा समझ चुका था कि भैया मैंने सब कुछ बंद तो कर दिया, सबकी आज़ादी रोक तो दी, बट कोई ना कोई तो आवाज़ उठा सकता है। तो इसलिए उसने निगरानी के लिए और सुरक्षा के लिए ना पुलिस वालों को, नई नई पुलिस को तैनात किया। बताता हूँ मैं कौन कौन सी पुलिस को। पहले से मौजूद हरी वर्दीधारी पुलिस, पहले से एक हरी वर्दीधारी पुलिस थी। उसके बाद उसने एक स्टॉर्म ट्रूपर्स, जिनको ऐसे बोला जाता था, ठीक है। उसके अलावा उसने गस्टैपो, जिसको गुप्तचर राज्य पुलिस, ठीक है, जो सिविल कपड़ों में होते थे, मतलब पुलिस के कपड़ों में नहीं होते थे, नॉर्मल कपड़ों में होते थे, जिससे पता लगाया जा सके, मतलब नॉर्मली लोगों से बात करते थे और अगर वो आरोपी होता था उसको पकड़ के लेकर चले जाते थे। तो गस्टैपो सबसे खतरनाक थे क्योंकि इनको देखकर पता नहीं चलता था कि पुलिस वाले हैं, ठीक है। तो ये हिटलर ने किया ताकि जो नॉर्मल लोगों की बातें हैं ना वो समझ सके कि कोई मेरे साथ साजिश तो नहीं कर रहा। इसके लिए उसने ये पुलिस बनाई। साथ में एसएस, जिसको अपराध नियंत्रण पुलिस कहते थे, कि अपराधियों को रोकने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि आपराधिक गतिविधियां भी बहुत हो रही थी बेरोजगारी के कारण। और उसके बाद सुरक्षा सेवा, ठीक है, जिसको एसडी बोला जाता था। इन सब का गठन किया, अलग अलग तरीके की सुरक्षा, एक तरह से कह सकते हो पुलिस को गठित किया हमारे हिटलर ने। और इस पुलिस को क्यों गठित किया? क्या इनके पास कुछ पावर थी? बिल्कुल, उनके पास असंवैधानिक अधिकार थे, बहुत ज़्यादा, बेहिसाब असंवैधानिक अधिकार थे उनके पास, बहुत ज़्यादा पावर थी इन सारी की सारी पुलिस के पास। क्या पावर थी? यह नए दस्ते किसी को भी यातना गृह में भेज सकते थे। वो कंसंट्रेशन कैंप याद है आपको, वहीं पर भेज सकते थे बिना किसी से पूछे। किसी को भी बिना कानूनी कार्रवाई के देश निकाला दिया जा सकता था या गिरफ्तार किया जा सकता था। बिना वारंट के किसी को भी जेल में डाल दिया जाता था, किसी को भी गिरफ्तार कर लिया जाता था। ये सारी की सारी करती थी पुलिस। और ये हिटलर ने करवाया था। क्यों? क्योंकि हिटलर को पता था अब कोई भी उसके खिलाफ बोलेगा नहीं, अगर बोला तो सीधा जी जेल में डाल दो, कोई कानूनी कार्रवाई मत करो। तो अब हमें समझ आ चुका है कि हिटलर बन गया जी अपना क्या, तानाशाह। अब उसने सही में तानाशाही स्टार्ट कर दी थी, ठीक है। अभी इसका और रहता है ये चैप्टर, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट के लिए स्टे ट्यून। अच्छा, एक और बात यार, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, इससे मेरे को मोटिवेशन मिलती है। चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही में बेल आइकन मत दबाना भूलना, शेयर करने के बाद और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यार, मैंने एक न्यू चैनल बनाया, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में दे रखा होगा। ऑल्दो अभी तक मैंने उस पर कुछ अपलोड नहीं किया, बट जल्दी उस पर कुछ अपलोड करूंगा, ठीक है। आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे उस पर 1000 सब्सक्राइबर है, बट जब आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे और उस लिंक पे क्लिक करोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि उस पर 2000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं। ऐसा क्यों है? मैंने कुछ डाला भी नहीं है, फिर भी बच्चे उस चैनल को क्यों सब्सक्राइब कर रहे हैं? क्योंकि वहाँ पर मैं अपनी यूट्यूब जर्नी के बारे में बताने वाला हूँ और ये बताने वाला हूँ कि मैंने यूट्यूब से कैसे अर्न किया और आप यूट्यूब से कैसे अर्न कर सकते हो, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैं यही बताने वाला हूँ, क्योंकि स्टूडेंट की लाइफ में भी पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है और बहुत सारे बच्चों को है ना, पता है, ये भी लगता है कि जी हम छोटे अर्न नहीं कर सकते। ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। उस चैनल में मैं बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म बताऊंगा जिससे आप अर्न कर सकते हो। एक स्टूडेंट भी अर्न कर सकता है, एक बच्चा भी अर्न कर सकता है। और अगर हमारा चैनल बहुत ज़्यादा ग्रो हो जाता है तो मैं आपको बहुत सारे ऐसे बच्चों से भी मिलाऊंगा जो 9th-10th में पढ़ते हैं और वो शायद एक गवर्नमेंट जॉब जो होती है, हाईएस्ट गवर्नमेंट जॉब, आईपीएस आईएएस, उनकी सैलरी से भी अच्छा खासा अर्न करते हैं मंथली, वो भी, ठीक है। तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो उस चैनल को सब्सक्राइब करना और जितने भी दोस्त हैं उन सबको शेयर करना, उन सबसे बोलना सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं पहली वीडियो के साथ ही धमाका मचाने वाला हूं। और याद रखना, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद इस वाले को भी, उस वालों को भी, क्योंकि मैं देख रहा हूँ बच्चों के ना बहुत कमेंट आते हैं कि सर आपने हमें ब्लॉक कर दिया क्या, आपकी नोटिफिकेशन नहीं आती। दोस्त, नोटिफिकेशन इसलिए नहीं आती क्योंकि आपने नोटिफिकेशन बेल नहीं दबाया, ठीक है। क्योंकि मान लो मैंने वीडियो डाली उस वाले चैनल पे, तो ये गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि मैं वहां पर अगर कोई वीडियो अपलोड करूंगा, ठीक है, तो पहली वीडियो में ही धमाका मचा दूंगा। और क्योंकि आपने सब्सक्राइब तो करा होगा, तो सब्सक्राइब करने के बाद है ना, आपको 3-4 दिन बाद नोटिफिकेशन आता है, ठीक है। आता है नोटिफिकेशन पर 3-4 दिन बाद। तो मान लो मैंने कोई प्लेटफॉर्म के बारे में बताया उस पर, ठीक है, और जब आपने देखा 3-4 दिन के बाद उस पर 10,000 व्यूज़, तो आपका तो नुकसान हो जाएगा ना। क्यों आपका नुकसान हो जाएगा? क्यों? क्योंकि उसमें से 1000 बच्चों ने भी अगर ट्राई कर लिया तो आपके लिए कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो ऐसी गलती मत करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और नोट्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। बच्चों को जीपी लिंक से डाउनलोड करने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो फर्स्ट पार्ट तो आप देख लेना, जीपी लिंक से मैंने दे रखा, वो कर लेना। बाकी इसमें मैं डायरेक्ट ड्राइव का लिंक दे दूंगा। मैं बाकी वेबसाइट पर काम कर रहा हूँ, अगर नोट्स का लिंक ना दिया हो तो बुरा मत मानना अभी, बट मैं वेबसाइट पर वर्क कर रहा हूँ और मैंने वेबसाइट कैसे बनाई है वो भी मैं वहाँ पर बताऊँगा, ठीक है। मैं बता दूँ, मेरे को वेबसाइट के बारे में जीरो नॉलेज है, बट मैं वहाँ पर वर्क कर रहा हूँ जिससे मैं वेबसाइट बना लूँ, सारी की सारी ये जो नोट्स की है ना परमानेंट दिक्कत आपकी सॉल्व कर दूँ,
ठीक है, और वहाँ पर बता भी दूंगा क्योंकि वेबसाइट से भी अर्निंग होती है, तो आपको एक और ज़रिया मिल जाएगा। ठीक है, बाकी आप मेरे को चाहो तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर वगैरह पे फॉलो कर सकते हो। ट्विटर पे फॉलो करना मत भूलना क्योंकि चैनल से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो मैं वहीं पर आपसे हेल्प मांगूंगा। ठीक है, और भी बहुत सारे यूट्यूबर हैं, ठीक है, जिनके साथ कुछ प्रॉब्लम चल रही है इससे रिलेटेड, यूट्यूब से रिलेटेड। ठीक है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है उनको, डीमोनेटाइज हो जाता है। तो इसके लिए आप, हर बच्चे से रिक्वेस्ट है, चाहे वो मेरा चैनल देखता हो या किसी का भी चैनल देखता हो, आप एक ट्विटर पे अकाउंट ज़रूर बनाओ। ठीक है, अगर कभी दिक्कत हो जाती है तो आप ही सहारा हो। ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ी ऑडियंस आप ही हो। ठीक है, आप ही हेल्प कर सकते हो मेरी। ठीक है, और किसी भी यूट्यूबर की। तो एक ट्विटर पे अकाउंट ज़रूर बनाओ और मेरे को फॉलो ज़रूर करना। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम एंड थैंक्स फॉर योर सपोर्ट।